तो मैं संदीप कुमार एक बार स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद ज्ञान सागर पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस, दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अभी तक प्रीवियस वीडियो में हम आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया, ट्रिगोनोमेट्री बताया। ट्रिगोनोमेट्री के साथ-साथ अब हम आपको बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का वास्तविक रूप से प्रयोग कहां किया जाता है। तो उस चैप्टर्स का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या इसको ही हम लोग अच्छे कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में क्या है मुख्य भूमिका और इसकी भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर में इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे सबसे पहले। तो आइए चलते हैं हम लोग। इस चैप्टर में मुख्यतः हम आपको ये बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति का कहां प्रयोग किया जाता है। जैसे वैदिक काल में यज्ञ, हवन कुंड और बड़े-बड़े मंदिरों को बनाने के लिए भी ये प्रयोग त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जा रहा था। यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग ही हाइट एंड डिस्टेंस है। जैसे हवन कुंड को कितने डिग्री पर बनाया जाए, ऐसे करके त्रिकोण करके बनाया जाए ताकि चारों तरफ से बैठ सके लोग। मंदिर को कितने डिग्री पर बनाया जाए, कितने उसके टॉप पॉइंट है उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, हवन कुंड को कैसे एडजस्ट किया जाए, यज्ञशाला को कैसे एडजस्ट किया जाए, सब ये सभी वैदिक काल में इन चीजों को बनाने के लिए ये त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता था। यह त्रिकोणमिति का प्रयोग ही है हाइट एंड डिस्टेंस। तथा ये मुख्यतः जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है पृथ्वी से जो ग्रह है और उपग्रह है। हालांकि पृथ्वी की जो एक प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी से अन्य ग्रहों के बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, इन सभी चीजों को ज्ञात करने के लिए ये आदि कालों से प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए आज इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग के साथ साथ और भी चीजें हैं इसे पृथ्वी से दूरी के साथ साथ। कि कभी एग्जाम कीजिए दोस्त कि हिमालय जो है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कैसे मापा गया होगा? क्या ऊपर से चढ़ के? नहीं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे ज्ञात किया गया होगा? हम किसी भी भवन है, किसी मीनार है, उसको बिना ऊपर से किसी मेजरमेंट का वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसका यूज किए भी हम उसकी हाइट ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए किया क्या गया कि एक हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट यहां पे कुछ ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स पर इस चीज को समझना होगा। इसके बाद हम आपको मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करता है वो बताते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए इस चैप्टर को जो यूज किया गया उसके लिए, इस चैप्टर का मुख्य जो यूज आया उसके लिए दो प्रकार के यंत्र बनाए गए। दो प्रकार के यंत्र बनाए गए, एक थियोडोलाइट बनाया गया, एक सेक्टेंट बनाया गया। तो थियोडोलाइट जो बनाया गया था एक प्रकार का ऐसा यंत्र था, इंस्ट्रूमेंट था, एक प्रकार का ऐसा इक्विपमेंट था जो हमारे नेत्र द्वारा बने कोणों को माप लेता था। यानी हम यहाँ पे खड़े होकर के देख सकते हैं, यहाँ पे खड़ा है लड़का और मीनार के टॉप पॉइंट को, शीर्ष को देख रहा है। तो इसके नेत्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है थियोडोलाइट से, थियोडोलाइट जो उपकरण है उससे ये मापा गया कि हमारे नेत्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। और मीनार से, मीनार का फुट पॉइंट और ये जो इंसान खड़ा है उसके बीच की दूरी तो सिंपली हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ज्ञात करके और यहाँ के कोण को, नेत्र पर बने कोण को ज्ञात करके हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यानी अब समझते हैं कि हिमालय की ऊंचाई कैसे ज्ञात किया गया होगा। तो चलिए चलते हैं ना। तो ध्यान देंगे इसमें क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, दैट मींस क्षैतिज रेखा क्या होता है। तो क्षैतिज रेखा की परिभाषा अगर सिंपल टर्म्स में कहे तो क्षैतिज रेखा की परिभाषा ये होता है कि पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब पृथ्वी तल के समांतर, सपोज मेरा बोर्ड पृथ्वी है और इस पे ये रेखा खींच दी है, तो ये अगर देखते हैं कि ये पृथ्वी है तो इसके समांतर ये रेखा हुआ, तो पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा यानी ऐसे को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन दैट मींस क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब आपको इसमें नहीं लिख पाए हम आपको वर्टिकल लाइन क्या होता है लिख लेंगे। वर्टिकल लाइन क्या होता है? दैट मींस वर्टिकल लाइन का मतलब होता है आपको ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ऊर्ध्वाधर के बारे में समझ लेंगे। पृथ्वी तल के लंबवत खींची गई रेखा को, पृथ्वी तल ऐसे सपाट है और उसके लंबा ऐसे, तो पृथ्वी तल के लंबवत खींची गई रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए ध्यान से,
यहाँ पे हम इस इमेज में बनाए क्या कि यहाँ पर एक लड़का है और वो मीनार के टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे प्रेक्षक, दैट मींस ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, इसको हिंदी में लिख लेते हैं प्रेक्षक। प्रेक्षक, ठीक है। तो प्रेक्षक जो है वो मीनार के टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो ध्यान देंगे, प्रेक्षक के नेत्र और मीनार के टॉप पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं हम लोग, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यहाँ पे अगर आप नाम देते हैं तो ए बी सी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर फेर में परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले सबके बारे में बता दें। उन्नयन कोण क्या है, ध्यान दीजिए, जब प्रेक्षक नीचे हो और मीनार के टॉप पॉइंट, जब प्रेक्षक नीचे और ऊपर की कोई वस्तु को देखे तो इसके आंख पर जो बना है कोण उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में समझ लेंगे, उन्नयन कोण कहा जाएगा। लेकिन कभी इमेज कीजिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि कभी इंसान जो है वो छत पे खड़ा है या मीनार के टॉप पॉइंट पे खड़ा है और नीचे चलती हुई कार को देख रहा है। तो वहां पे छोटा लगा करके नेत्र पर बना जो कोण है उसको माप सकते हैं हम लोग, और नीचे जो कार जा रहा है उसके बीच की जो कोण बन रहा है। तो देखिए, ये जो इंसान है ये इसमें नहीं देखेगा, ना ना इसमें नहीं, ये कोण नहीं बन रहा, ये इसके बाहर ऐसे यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जहां पर जेड बन जाए, देखिए ध्यान से, ये लाइन को ये और ये इसको भूल जाइए ना कुछ समय के लिए। तो यहाँ का जो जेड बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ, जब प्रेक्षक ऊपर हो और नीचे की वस्तु को देखे तो वहां पर उसके नेत्र द्वारा बने कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन कहते हैं या अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पर याद रहे दोस्तों, यहाँ पर जो बना हुआ कोण है ना ये इस कोण के बराबर होगा। कैसे कर सकते हैं ना हम लोग, देखिए ये स्थिति भूल जाइए। तो ये जो पॉइंट है ऐसे जो आ रहा है यही ना है, यही है, ठीक है, और ये वाला, तो जहां जेड बने तो उसको हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं, एकांतर कोण से बराबर होता है। तो दिल और दिमाग से सोचिए ना, एंगल ऑफ एलिवेशन भी यही बना और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यही बना, यानी आप कह सकते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बराबर होता है। तो अभी आप समझ गए एंगल ऑफ एलिवेशन। अब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग मारेंगे अपने पेपर पे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है ना। तो लिख लेंगे पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। वर्टिकल लाइन क्या होता है, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी तल के लंबवत खींची गई रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, प्रेक्षक तथा ये किसी भी वस्तु, प्रेक्षक तथा किसी वस्तु के टॉप पॉइंट को देखने पर बने कोण को, या फिर ध्यान देंगे बने, अच्छा यहाँ पे लाइन ऑफ साइट को देखा ना, तो ध्यान दें प्रेक्षक तथा किसी वस्तु के टॉप पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। प्रेक्षक तथा किसी वस्तु के टॉप पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब प्रेक्षक नीचे हो तो किसी वस्तु के ऊपर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण किसे कहते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप परिभाषा लिखते रहिए। अवनमन कोण किसे कहते हैं, जब वस्तु ऊपर हो, प्रेक्षक ऊपर हो, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर ना प्रेक्षक, जब प्रेक्षक ऊपर हो और नीचे की वस्तु को देखे तो उसके नेत्र पर, उसके नेत्र पर बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं ना। बिल्कुल हम ग्रॉस रूट लेवल पर समझा रहे हैं, जमीनी स्तर पर हम समझा रहे हैं, अवनमन कोण कहते हैं। चलिए, तो अभी हम आपको बताया कि इंट्रो, उसमें आपको लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन से परिचित कराएं। अब हम आपको क्वेश्चन पे चल रहे हैं ना। अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो ये बात रही कि अगर सर हम लोग नोट्स बनाएंगे तो ये कहां से क्वेश्चंस आए हैं, तो ध्यान दीजिए, ये जो आपके क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का नहीं है क्वेश्चन। हम ये बार बार बता चुके हैं कि केवल हम एनसीईआरटी का प्रस्तुत कर सकते हैं, मत बनिए। एनसीईआरटी 10 साल पुरानी किताब है, 11 साल पुरानी किताब है। अब एक नया दौर आ गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जिसमें अगर केवल एनसीईआरटी को तो वजू दीजिएगा तो घर के हाथ पर हाथ ऐसे बैठे रहेगा, वही दुकान खोल के बैठना पड़ जाएगा आपको। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी मत पढ़िए, नहीं पढ़ना है, बट उसको पढ़ने का तरीका बदलिए। केवल एनसीईआरटी ही नहीं, आप साइंस के बुक्स और एसएसटी के बुक्स को तवज्जो दीजिए, एनसीईआरटी सबसे अच्छा है, बट मैथ को तवज्जो मत दीजिए। मैथ हम नहीं सपोर्ट करते।
शायद आपको जो आप जो जब सपोर्ट करें वो अलग बात है, बट हम नहीं सपोर्ट करते। हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं बोले नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पहले अपने तौर और तरीके से क्वेश्चंस को डील करेंगे। इसके बाद आपको इतना आपको ताकत हम प्रोवाइड कर देंगे कि आप एनसीईआरटी खुद से बनाइएगा, तब मजा आएगा। एनसीईआरटी में क्या होता है कि हर टाइप से एक सवाल होता है, एक क्वेश्चन दे दिया, इसके बाद नीचे कौन सा हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा कोई नहीं जानता है, हार्ड क्वेश्चन के नीचे लो क्वेश्चन आ जाएगा ये भी कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस वीडियो में हम आपको वैसे क्वेश्चन को डील करें जो एक टाइप से केवल 2-3 क्वेश्चन आएंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा इससे हार्ड है, इससे थोड़ा सा हार्ड आएगा क्वेश्चन, फिर इससे थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे हम लोग टाइप पर चलेंगे। तो पेपर बना के टाइप 1 हम आपको टाइप 1 सोल्व कराएंगे, फिर इसके बाद टाइप 1 चलते चलेगा। अंत में जब ये 10 टाइप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन रहेगा उसको टिक कर दें कि ये क्वेश्चन इस वीडियो में है, बना लीजिए। फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी में रहेगा वो आपको नेक्स्ट करेंगे तो चलेगा। तो अगर कोई नहीं पढ़ना है, मैं जैसा पढ़ा रहे टाइप वाइज उस तरह से पढ़िए, क्योंकि लो लेवल से हाई लेवल चलना है ना, एनसीईआरटी ये नहीं सिखाता है। आइए ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर ए है आपका कि ट्रायंगल एबीसी में, तो भाई हम क्वेश्चन नंबर बनाने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं ट्रायंगल। टेबल बना लेते हैं। बोले क्वेश्चन 3 ट्रायंगल एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो श्योर है ना कि आप यहाँ बनेगा, तो ये कोण ए कर देंगे। जब यहाँ है ए तो देखते बी और ए बी है 12 सेंटीमीटर, तो बी यहाँ कर लेते ए बी, यहाँ पे आप उसको बता दीजिए सी बन जाएगा। चलो तो बोला कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो देखते हैं यहाँ से ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हम ऐसा लिख रहे हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर बोल रहा है कि एसी पूर्ण रूप दिया है और एसी यहाँ पे एसी पूर्ण रूप देना, तो इसको हम लोग यहाँ तक एसी को पूर्ण रूप कर लेते हैं। चलिए ऐसे थोड़ा सा रूल होता है लिखने के लिए, तो यहाँ पर दिया है 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बोला कोण भी आपको प्राप्त करना है, यानी यहाँ वाला एंगल क्या होगा। चलिए अगर आप थोड़ा सा यूज करेंगे सेंस तो ये बन जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन क्वेश्चन दिया हो, जैसे ऑप्शन आपको दे दे कि ऑप्शन में आपको 45, 60, 30 देखिए ध्यान से, नॉन ऑफ दिस, तो देखिए क्या है, ये 90 डिग्री है और दोनों कोण आपको बचा है, तो पूरे जोड़ने ऐड करने पर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है, ये 90 डिग्री है, तो ये या तो 45 करेंगे तो 90 और 90 जोड़ के 180 होगा, या ऐसा भी हो सकता है सर कि ये 60 हो जाए और ये 30 हो जाए, ये 60 हो जाए, 60 और 30 ऐड करेंगे 90 और 90, ये 90 ऑलरेडी पहले से ही है, तो या भी हो सकता है सर ये 30 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब ऑप्शन दोनों दिया है ना, तो थोड़ा सा देखिए इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, बट अभी ट्रिक आपका यूज नहीं करेगा। सॉल्यूशन कर जा रहे हैं, तो यहाँ पर पहले ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट यही है कि जो दिया है और जो ज्ञात करना है, पहले उसे गौर से देखिए। हालांकि इसमें एंगल ज्ञात करने को दिया है, तो एंगल क्या है, पहले जो दिया है उसको ध्यान दीजिए। ये क्या है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में से वर्तमान हो गया कि हाइट एंड डिस्टेंस में पहले फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोले सोना चांदी तोले ना। P परपेंडिकुलर लंब, H हाइपोटेन्यूस कर्व, B बेस आधार, H हाइपोटेन्यूस कर्व, P परपेंडिकुलर लंब, B बेस आधार होता है। ध्यान दीजिए, अब इसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है, ठीक है। यहाँ आपको उसमें यहाँ पे ना, अब ये कोण यहाँ बन रहा है ना, डिफरेंस अलाइट एंगल यहाँ है, तो आपको पता है कि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण के सामने वाले भुजा को, जो अलाइट एंगल है उसके सामने वाली भुजा लंब, यानी आपको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। और ये जो कोण जिस पे बन रहा है ये तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस कर रहा है, ये बढ़ते रहेगी। तो यहाँ जो कोण गिर रहा है यहाँ पे वो बेस होगा। तो चलिए अब पता कीजिए दिया क्या है, तो सर जी दिया है लंब और दिया है आधार, तो लंब आधार से फॉर्मूला ढूंढिए कौन सा है। तो लंब आधार से tan जो है वो है P पर परपेंडिकुलर लंब और आधार ये है tan थीटा का। तो थोड़ा सा ध्यान देना आपको, इसमें गिवन है क्या दिया गया है। तो सर जी AC को लोग भी कह देंगे 4 2 3 दिया है, ठीक। फिर आपको AB तो असल आधार होगा, बेस होगा, ये दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना यहाँ पे कोण A कोण B आपको एंगल ऑफ B आपको फाइंड करना है। चलिए कोई प्रश्न आगे से पहले ये देखो, फोकस P सोल्व ना, पहले सुझो बुझो तब बुझो। यहाँ पे जो दिया गया उसे पहले लिखते हैं और जो फाइंड करना है उसे पहले लिखते हैं। तो लंब और आधार ना, तो ध्यान दें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे tan का। तो इन ट्रायंगल CAB, इसको कोई ऐसे लिख सकता है ABC, लिखिए AB, जहां पे लाइट एंगल है ना, डिफरेंस एंगल है, उसको बीच में रखते हैं। चलिए इन ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिए ABC में क्या है आपको थोड़ा सा आपको यहाँ देखना होगा कि हमें क्या चीज दिया है। तो सर tan का फॉर्मूला है ना, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, P/D होता है। या फिर अगर हिंदी में बच्चे इसको पढ़ेंगे लाल बट्टा कफ का, तो ये tan का, ये cos का, ये sin का। तो tan का फॉर्मूला यहाँ दे रहा है, लंब बटा में आधार है, और लंब एक पर आधार एक पर कर्व। चलिए तो यहाँ ध्यान देंगे tan थीटा के जगह पर छोड़ देंगे, सही किया ना, फिर पर b लिख सकते हैं क्योंकि b एंगल है। p कितना दिया, p का वैल्यू देख लेंगे ऐसे 4/3/b कितना दिया, 12 दिया है। तो tan d इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, √3 और ये बच गया 3। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से लिख सकते हैं tan d इज इक्वल टू √3। हम देखिए कैसा लिख रहे हैं इसको ना, 3 को कैसे लिख रहे हैं, हम 3 को लिख रहे हैं ऐसे √3 √3, इसको हम लिख सकते हैं सर जी यहाँ पे ऐसे, क्योंकि भाई 100 का मतलब है तो 109 है, 9 का स्क्वायर 3 तो होता है। चलिए समझ में आया क्या आपको। तो यहाँ पे ध्यान देंगे tan d इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो बचा 1/3। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये स्पेस ही नहीं है तो हमें ऊपर लिखना होगा, यहाँ लिखते हैं ना, बस ये लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो tan भी है ना, अब देखिए ऐसा इधर भी वैल्यू रखिए कि इधर tan आ जाए और दोनों कैंसिल हो जाए tan। तो ध्यान देंगे tan b इज इक्वल टू 1/√3, किसी का वैल्यू है tan में, tan b नहीं कि cot में, tan b, हाँ सर जी वो है आपका tan 30 डिग्री, यानी यहाँ से tan कैंसिल करते नहीं ना, 30 डिग्री बचता है, यानी यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आशा है पूरे विश्वास आपको दिखाई समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं पूरे जोश और जज्बा के साथ क्वेश्चन बी की ओर। तो क्वेश्चन बी में ध्यान देंगे, क्वेश्चन बी सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा आप भी अपने से ट्राई करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए क्या है। तीस मीटर लंबी लैडर को, 30 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार पर इस प्रकार
एक दीवार पर इस प्रकार लगी है, मतलब लैडर को, सीढ़ी को लगाना है, दीवार पे टिकाना है। इसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। अच्छा, वो इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि 15 मीटर ऊंची दीवार पर उसको टिका देना है। ठीक है, तो सीढ़ी और जमीन के साथ कितना कोण बनेगा, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे हम लोग। एक दीवार है, तो आपको पता होना चाहिए कि दीवार ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है। चलिए, एक दीवार बना दी सबसे। अब हम इसको थोड़ा सा साइड में, चलिए एक दीवार बना दिए और बोल रहा है कि एक सीढ़ी को ऐसे लगाना है। तो देखेंगे कि लैडर जो सीढ़ी लगाना है, कभी लैडर ऐसे नहीं लगाया जाएगा, लैडर को ऐसे लगाना है सीढ़ी को। तो इस दीवार पर टिकाना है, ये दीवार है, तो सीढ़ी को ऐसे लगाएंगे। तो आगे हम यहाँ पे लैडर को लगाते हैं, सीढ़ी को लगाते हैं, यानी यहाँ से सीढ़ी लग गया। ये सीढ़ी बोले क्वेश्चन में कि तो सीढ़ी और ये जो दीवार है आपका 15 मीटर है, 15 मीटर है। चलिए, और जो सीढ़ी की लंबाई है वो है 30 मीटर। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिगर बनाना। फिगर पे ही नंबर मिलेंगे आपको बोर्ड में। फिगर नहीं बनेगा, नहीं आ रहा समझ में, और नंबर नहीं मिल पाएगा आपको। चलिए, और बोला है कि ये जो कोण से कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए बनाते हैं, तो समझेंगे ना। इसमें पहले आपको ध्यान रहे कि जो दिया गया है, तो नेमी कर सकते हैं ए बी सी, नेमी कर लें, और यहाँ पे ध्यान देंगे माना ले, माना। अब भाई बोर्ड पे तो सीढ़ी लगा नहीं सकते, तो मानना ही पड़ेगा, माना AC बराबर सीढ़ी, सीढ़ी जिसकी लंबाई कितनी है, सीढ़ी इसकी लंबाई कितनी है आपको 30 मीटर है। ठीक है, दीवार है ना, अब दीवार को मान ले रहे हैं कि ये भी बराबर दीवार। चलो, तो दीवार कितना है, इसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर है ना। चलिए 15 मीटर ध्यान देना है आपको। अब बोला कि कितने डिग्री कोण पे हम झुका के सीढ़ी को रखेंगे, तो हम ऐसा काम करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, आपको कोण सी फाइंड करना है ना, एंगल ऑफ सी बराबर वाट। चलिए, ये क्या है 90 क्या बन रहा है, दीवार खराब हुआ तो 90, ये है लंब और ये है 90 के सामने हो जाए तो कट करते, तो ये है लंब और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण से कौन सा सूत्र है, लाल रखा कक्का दोनों मीडियम लिख रहे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यानी लंब परपेंडिकुलर, यानी AC जो है वो P का वैल्यू है, ठीक है, और कर्ण यानी जो, सॉरी ये तो H का वैल्यू ना, हाइपोटेन्यूस है, और AB जो है वो परपेंडिकुलर है यानी लंब है। तो H/P देखेंगे, H/P चाहे P/H कहाँ है, P/H sin थीटा में है ना। तो चलिए देखते हैं, तो यूज करेंगे सर जी, यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे ध्यान देंगे साइन का फॉर्मूला देगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, लंब बटा में कर्ण, यानी लंब है तो AB अपॉन AC। ध्यान देना आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू AB का वैल्यू है आपका 50 और AC का वैल्यू है आपका 30 मीटर, यानी साइन। और यहाँ से कैंसिल करेंगे हम लोग, तो 1/2 आएगा। अब आपको ढूंढना है, यानी C मतलब थीटा ही प्राप्त करना आपको, तो लीजिए C की वैल्यू क्या दिया है, लीजिए C हो गया। चलिए, अब यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से कि ये 1/2 किसी का वैल्यू होता है क्या, तो 1/2 जो होता है साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है। तो ध्यान दीजिए ना यहाँ से कि जो साइन साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या, एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 30 डिग्री, आंसर।
ध्यान दीजिए, आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले आपको लाल बटा कब का या पंडित बर्फ के साथ बटा बोले ये सूत्र क्लियर होना चाहिए आपको। sin cos tan की सारे फार्मूला यूज होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, और इसके वैल्यूज क्या है, sin 30, sin 45, sin 90, tan, इस तरह से जो वैल्यूज है आपको क्लियर करना होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को आइकन को क्लिक करें और राइट साइड में ऑल बटन को क्लिक करें ताकि मेरा आपके होम स्क्रीन पर मेरा लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद, खुदा हाफिज़।